हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के 35 क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी पार्ट्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो आर। जो पॉइजन्स रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगा? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो विल बी, क्या होगा? इट्स वैल्यू विल बी 0 to 0.5, 0 से 0.5 तक होगा। और आप लोग को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कुछ मटेरियल्स का पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू, जैसे जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जो 0 है वो किसका होगा? एक मटेरियल है कॉर्क, ठीक है, उसकी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0। ठीक है, एक्चुअली कॉर्क क्या चीज़ है? जो हम लोग ज़्यादातर हम लोग ग्लास की शीशे की बोतल में हम लोग लगाते हैं ना, ऊपर कैप जो अंदर चला जाता है, डेट इज नोन एज द कॉर्क। तो ये कॉर्क की मटेरियल है। उसके बाद उसकी पॉइजन्स रेशियो हो गया 0। उसके बाद कंक्रीट के बारे में भी कभी कभार पूछा जाता है, कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो क्या है? कंक्रीट की पॉइजन्स रेशियो हो जाएगी 0.2। उसके बाद कभी कभार पूछा जाता है एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम की पॉइजन्स रेशियो है 0.33। इसके बाद कभी कभार पूछा जाता है माइल्ड स्टील के बारे में। माइल्ड स्टील जो ज़्यादातर ही पूछा जाता है, माइल्ड स्टील का पॉइजन्स रेशियो है 0.287। इसके बाद कास्ट आयरन का भी पूछा जाता है, कास्ट आयरन का पॉइजन्स रेशियो है 0.2 टू 0.3। उसके बाद 0.5 किस, जैसे 0.0 है वैल्यू, सिमिलरली एक मटेरियल का 0.5 भी पॉइजन्स रेशियो होगा। मतलब 0.5 उसी मटेरियल्स का होता है। दोज आर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक रबर। परफेक्टली इलास्टिक रबर जो है उसका पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा 0.5। तो ये हो गया कुछ पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू, दैट इज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, 0 से लेके 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होती है? प्रूफ रेजिलियंस इज दी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट, कहाँ पे? देखिए, अगर ग्राफ देखा जाए ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, इसमें माइल्ड स्टील का ग्राफ इस तरीके का है। उसके बाद अपर लिमिट, लोअर लिमिट, उसके बाद हो गया आपका, देखिए पहला हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट, नहीं सॉरी, उसके बाद अल्टीमेट लोड, और उसके बाद हो जाएगी फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया माइल्ड स्टील का ग्राफ। अगर देखा जाए प्रूफ रेजिलियंस जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ से लाई करेगा अप टू दी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस लाइज फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू द इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब है इट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन दी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a square block is subjected to, ठीक है, स्क्वायर ब्लॉक के बारे में बता रहा है, that a square block is subjected to a state of simple shear, the linear strain of the diagonal shall be equal to, क्या होगा? ठीक है, एक स्क्वायर ब्लॉक है, उस ब्लॉक में that square block is subjected to a state of simple shear, और डायगोनल में हम लोगों को निकालना है, ये दो डायगोनल्स है स्क्वायर के। ठीक है, ये दो डायगोनल्स है स्क्वायर में। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है शेयर की वैल्यू, नहीं सॉरी, हमें फाइंड आउट करना है लीनियर स्ट्रेन। द लीनियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू shear strain by the 2। so ऑप्शन हो जाएगी in the simple square block the value of the linear strain will be equal to half the shear strain। linear strain will be equal to half of shear strain। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, shear strain के आधा वैल्यू होता है एक सिंपल ब्लॉक में।
एंड दैट इज ऑल्सो द स्ट्रेन अलोंग दी डायगोनल, डायगोनल की तरफ हाफ होगा। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी मॉडुलस एंड रिजिडिटी मॉडुलस। ठीक है, अब देखिए जी, यंग्स मॉडुलस, जी को कहते हैं शेयर मॉडुलस या रिजिडिटी मॉडुलस, और के का मतलब है बल्क मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, शेयर और रिजिडिटी मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। सो अगर इनका रिलेशनशिप देखा जाए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द 2g इंटू कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जैसे एक फॉर्मूला है 2g इंटू द 1 प्लस म्यू, और एक फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3k इंटू द 1 माइनस ऑफ 2 म्यू, और एक फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 3k फॉर्मूला है 9 kg डिवाइडेड बाय द 3k प्लस g, और एक फॉर्मूला है पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू द 3k माइनस ऑफ 2g बाई 6k प्लस 2g। देखिए ये चार फॉर्मूला हो गया। इन चारों फॉर्मूला से हमें न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ता है और इनके बारे में ऑप्शंस भी पूछा जाता है। जैसे यंग्स मॉडुलस अभी पूछा गया है, सो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू द, यहाँ पे n का मतलब है g, तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू द 2g इंटू द 1 प्लस म्यू। सो ऑप्शन अगर देखा जाए ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इफ द P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L with B and thickness D, the volumetric strain, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन V। एप्सिलॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, स्ट्रेन अलोंग x, स्ट्रेन अलोंग y एंड स्ट्रेन अलोंग z। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेन की फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब है P। ठीक है, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस अलोंग x, लेकिन अगर मैं अलोंग y करूँगा तो वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ पॉइजन्स रेशियो इंटू द स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस प्लस माइनस ऑफ म्यू इंटू पॉइजन्स रेशियो बाय यंग्स मॉडुलस। अगर मैं x के तरफ फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि x डायरेक्शन लीनियर डायरेक्शन है, तो उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस होगा। लेकिन बाकी डायरेक्शन में ट्रांसवर्स डायरेक्शन, क्योंकि देखिए बाकी y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द स्ट्रेन अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो उसमें पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगर इससे मैं फाइंड आउट करूं, P बाई E मैं कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस ऑफ म्यू, सो 1 माइनस ऑफ 2 म्यू आ जाएगा। तो इससे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगी, मैथ्स हो रहे ऑप्शन नंबर ए, P बाई E, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मैथ्स हो रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, P बाई E इंटू 1 माइनस ऑफ 2 म्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by which it can be drawn into smaller sections by application of tension। ठीक है, प्लास्टिसिटी का मतलब है कोई मटेरियल को खींचने पे वापस अपना पोजीशन रिगेन बैक नहीं होगा। इलास्टिसिटी का मतलब है वो वापस अपना पोजीशन को रिगेन कर लेगा। इसके बाद डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है अगर मैं कोई चीज को खींचूंगा वो खींचते जाएगा और एक जो वायर्स होते हैं ना, वायर्स की तरह वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसको जितना भी खींचो वो खींचते जाएगा और इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका डायमेंशन है ये छोटा पड़ जाएगा और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगा, डक्टिलिटी। और मेलिएबिलिटी का मतलब है अगर कोई चीज को हम लोग
शीट फॉर्म में लेके आएंगे, उसको हथौड़ा मार के शीट फॉर्म में लेके आएंगे, that is known as malleability। तो अगर इसमें देखा जाए drawn into smaller sections by application of tension, इसको ड्रॉ करके मतलब खींचने के बाद उसको स्मॉलर सेक्शंस किया जाए टेंशन देके, टेंसाइल फोर्स, सो वो वायर में ही हो सकता है, दैट इज दिस वन इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए यूनिफॉर्म बार इज सब्जेक्टेड at one end in a vertical direction and loaded at the bottom end by a load equal to the weight of the bar, ठीक है, the strain energy as compared to that due to the self weight will be, क्या होगा? ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं कर लेता हूँ। चलिए पहला फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ ऑफ द पी इंटू डेल्टा, हाफ ऑफ द लोड इंटू डिफ्लेक्शन, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ में जो भी ट्राइंगल बनता है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेल्टा स्ट्रेन एनर्जी में हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, डेल्टा इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला ड्यू टू सेल्फ वेट, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, नॉर्मली अगर देखा जाए डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड फॉर्मूला होगी पी एल बाई ए ई, लेकिन डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट हो जाएगी पी एल बाई 2AE। आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा, लोड के कारण होगा पी एल बाई ए, लेकिन अपना खुद का वेट के कारण डिफ्लेक्शन हो जाएगी पी एल बाई 2AE। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं इससे स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करो, हाफ ऑफ पी इंटू, तो फॉर्मूला हो जाएगी पी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, सो इससे 4AE हो जाएगा, पी स्क्वायर एल बाई 4AE, ये फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट एंड अप्लाइड लोड। हम लोग लोड भी अप्लाई करके रखा है और स्ट्रेन एनर्जी सेल्फ वेट करने मतलब सेल्फ वेट भी दे के रखा है। अगर लोड के कारण मैं फाइंड आउट करूंगा स्ट्रेन एनर्जी, उसकी फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर एल बाई क्या होगी फॉर्मूला 2AE। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू लोड, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट। तो स्ट्रेन एनर्जी ये अकेले हो जाएगा सेल्फ वेट के कारण। अगर मैं फाइंड आउट करूंगा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू लोड एंड सेल्फ वेट, तो दोनों को मैं प्लस आउट करूंगा, पी स्क्वायर एल बाई 4AE प्लस पी स्क्वायर एल बाई 2AE। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो बनेगा 4, नीचे आएगा 2 + 1 3 पी स्क्वायर एल बाई 4AE। तो अगर मैं इन दोनों को देखिए, तो अगर इससे देखा जाए फॉर्मूला को, तो ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली क्या है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट, और ये स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट एंड ये हो गया ड्यू टू सेल्फ वेट प्लस लोड। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो वैल्यू क्या आएगा, हमें यही फाइंड आउट करने गया था, मतलब बोला गया था कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट एंड डेड लोड, सेल्फ वेट एंड लोड इज इक्वल टू कितना होगा, ओनली ड्यू टू सेल्फ वेट, तो 3 गुना होगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन योंग्स मॉडुलस एंड रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऑलरेडी मैंने अभी बताया था कि योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2G या 2N इंटू द 1 माइनस ऑफ म्यू। म्यू का मतलब है पॉइजन्स रेशियो व्हिच इज इक्वल टू द 1 बाई मॉड्यूलर रेशियो। एम का मतलब है मॉड्यूलर रेशियो, एम का मतलब है मॉड्यूलर रेशियो, और म्यू का मतलब है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, 2N इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाई एम। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंजाइल। इलोंगेशन के बारे में पूछ रहा है, अंडर टेंशन इलोंगेट करना है मुझे, खींचना है, अंडर टेंशन इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है क्योंकि ये एग्जाम्स में जितने भी मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ सब एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फिर से 2n 2g इंटू और 2n इंटू द 1 माइनस ऑफ म्यू। तो अगर देखा जाए 2n इंटू द 1 माइनस ऑफ, एक भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। योंग्स मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। योंग्स मॉडुलस कहाँ पे है? योंग्स मॉडुलस को हम लोग और एक कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0 to 0.5, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 0.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्टिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। सबसे किसका डक्टिलिटी ज़्यादा है? अगर इन चारों मटेरियल्स में देखा जाए ये वेरियस टाइप ऑफ आयरन है तो हमें ये होना मतलब ये कंफर्म होना चाहिए या हमें ये पता होना चाहिए कि जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, कार्बन कंटेंट हाई होगा, वो आसानी से टूटेगा। मतलब डक्टिलिटी क्या होगा? कार्बन कंटेंट हाई एंड डक्टिलिटी लो। तो हमें अभी ये पता करना है इन चारों में से जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम है, मतलब सबसे प्योर कौन सा है। अगर प्योर देखा जाए रूट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब आयरन, एंड सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है? पिग आयरन। तो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन कंटेंट कम, डक्टिलिटी ज़्यादा, क्योंकि डक्टिलिटी ज़्यादा पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग का रूट आयरन। और अगर पूछा जाते कि डक्टिलिटी किसका सबसे कम है, अगर कम पूछता तो ऑप्शन हो जाएगा पिग आयरन, क्योंकि पिग आयरन इज द इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड इज गिवन एज। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई करना है तो स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या तो अगर मान लीजिए हमें पूछा जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द फॉर्मूला हो जाएगी हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? हमेशा आप लोगों को याद रखना है इज वैल्यू विल बी 2.1 इंटू द 10 टू द पावर ऑफ 5 MPa मेगा पास्कल, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर दे के रखा है डेट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 MPa मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब है न्यूटन पर mm²। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी एरनस स्टेटमेंट जिसमें एरर हो। माइल्ड स्टील हैज़ 2 यील्ड पॉइंट, बिल्कुल सही। माइल्ड स्टील में 2 यील्ड पॉइंट होता ही है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है तो डक्टाइल होता है। हैज़ स्मॉल परसेंट इलोंगेशन एट फेलियर, शोज स्मॉल स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। तो अगर इनमें से देखा जाए ना गलत कौन सा है? माइल्ड स्टील हैज़ स्मॉल परसेंट इलोंगेशन एट फेलियर। जब माइल्ड स्टील का फेलियर होगा उसमें स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन नहीं होगा, फेलियर में बहुत इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो स्मॉल नहीं लार्ज इलोंगेशन होगा, सो वो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कंक्रीट। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ज़्यादा है, स्टील का है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू 2.1 इंटू द 10 टू द पावर ऑफ 5 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर ठीक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 MPa।
यंग्स मॉडुलस। और अगर कंक्रीट का देखा जाए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द 5000 रूट ओवर एफ सी के। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर मान लीजिए स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मोर इलास्टिक, बहुत सिंपल है। उसके बाद मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। डक्टाइल कब बोलेंगे मटेरियल को, हम लोग मटेरियल को डक्टाइल तभी बोलेंगे अगर उसमें प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उसको खींचने में भी वो खींचते रहेगा, मतलब बहुत लंबा कुछ बहुत हद तक खींचा जाएगा, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। इसका मतलब क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स में इलोंगेशन रेंज बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। ठीक है, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Poisson's ratio. Poisson's ratio is defined as the ratio of the lateral strain by longitudinal strain. So lateral strain by ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारा फॉर्मूलास है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये गेट में भी बहुत बार आता है, lateral strain by longitudinal strain। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of normal stress to volumetric strain। normal stress to volumetric strain, ठीक है, is called as the bulk modulus। हमेशा bulk modulus में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है, ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, ठीक है, शियर मॉडुलस होगा, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है रिएक्शन एट द सपोर्ट ए पॉइंट में रिएक्शन क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम ये कहता है कि यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे भी एक हिंज है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लोड लगा कर रखा है, डिस्टेंस दे के रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 100, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट में मोमेंट फाइंड आउट, मतलब सॉरी, इस पॉइंट में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए मुझे सपोर्ट फाइंड आउट करना है VA एंड VB, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है VA, ठीक है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है VA सपोर्टेड A। तो मैं मोमेंट कहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, मोमेंट फाइंड आउट करूँगा B पॉइंट में। तो B पॉइंट में अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करूँ तो कैसा होगा, तो वैल्यू आएगा VA, B पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है VA का, VA इंटू 100 प्लस 20 इंटू 20 का डिस्टेंस क्या है 200 इज इक्वल टू 0। सो VA अगर देखा जाए उसका वैल्यू आएगा 400 बाई 400 नहीं 4000 बाई 100, तो अगर किया जाए माइनस में तो उसका मतलब है 40 आ रहा है, लेकिन मैंने VA का रिएक्शन लिया था अपवर्ड, लेकिन मेरा आंसर आ रहा है निगेटिव। इसका मतलब होगा 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड लिया था लेकिन आंसर आ रहा है निगेटिव, तो डाउनवर्ड होगा। अगर मेरा पॉजिटिव आता वैल्यू तो अपवर्ड ही होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the ability of the material to absorb strain energy till the elastic limit, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ability of the material to absorb elastic energy, strain energy till the elastic limit, उसको हम लोग कहेंगे resilience। resilience is the ability of the material to absorb strain energy till the elastic limit। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
A bar of length L having each area cross-sectional area A, cross-sectional area L, length L is subject to the gradually applied tensile load. लोड लगा के रखा है. स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ P इंटू द डेल्टा. डेल्टा की फॉर्मूला क्या है? लोड के कारण PL बाई AE. सो अगर मैं फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा P स्क्वायर L बाई 2AE होगा. तो अगर देखा जाए P स्क्वायर L बाई 2AE या W स्क्वायर L बाई 2AE, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये आप लोगों को एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे ग्रेजुअली अप्लाइड है, क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड होगा और कभी कभार होगा सडन अप्लाइड. दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं करना है. ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एंड सडनली अप्लाइड लोड. ठीक है, दो चीजें हैं, सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड. अगर फॉर्मूला में ग्रेजुअली अप्लाइड है तो आंसर जो मैं अभी करा के रखा हूँ W स्क्वायर L बाई 2A यही होगा. लेकिन अगर सडनली अप्लाइड है अचानक से, तो स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा W स्क्वायर L बाई या P स्क्वायर L बाई AE. मतलब हाफ नहीं होगा, मतलब ये सडनली अप्लाइड लोड का स्ट्रेन एनर्जी जो है वो दुगना होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू. हुक्स लॉ हमेशा जो है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो ये हुक्स लॉ है, ये अप टू हमेशा वैलिड होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस इज कॉल्ड एज. क्या होगा ये एबिलिटी ऑफ द मटेरियल? दैट वन इज एक्चुअली कॉल्ड एज टफनेस. टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a dimensionless quantity? Strain. हमेशा strain जो है वो dimensionless quality होता है. Strain is equal to the change in length by original length. दोनों ही length है तो cancel out हो जाएगा, तो dimensionless बन जाएगा. The ratio of the normal stress to normal strain. Normal stress to normal strain. Young's modulus हो जाएगी ये. उसके बाद next question है, the property of the material by which it gets परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए लोड विच इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड. लोड हटाने के बाद भी रिकवर नहीं होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज एक्चुअली टर्म्ड एज द प्लास्टिसिटी. ठीक है, प्लास्टिक का मतलब ये डिफॉर्मेशन होना लेकिन अपने पोजीशन में वापस नहीं आना. पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल. लैटरल टू लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर. उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स? द टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल आर. कितना होगा? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स का इलास्टिक कांस्टेंट होगा आपका 2. ठीक है, आइसोट्रोपिक का होता है 2. उसके बाद एनिसोट्रोपिक का मतलब है, एनिसोट्रोपिक का होगा 21 और ऑर्थोट्रोपिक का होगा ऑर्थोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स का होगा 9 कांस्टेंट. और ये एक्चुअली एनिसोट्रोपिक का मतलब है दिस वन इज नॉन आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का होगा 2, नॉन आइसोट्रोपिक ये दोनों ही नॉन आइसोट्रोपिक है. नॉन आइसोट्रोपिक का 21 होता है और 9 होता है. ऑर्थोट्रोपिक का मतलब ही 9. एक्चुअली ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल जो होगा वो वुड होगा. सो वुड का इलास्टिक कांस्टेंट 9 होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज. क्रीप क्या होता है? क्रीप इज द वन काइंड ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन और कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक का वायर्स होता है वो सैगिंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसका खुद का ही लोड होता है, सेल्फ वेट है. सेल्फ वेट के कारण वो धीरे धीरे वो सैग करने लग जाता है. सो दिस वन इज नोन एज द क्रीप. ऑप्शन नंबर डी होगा.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a relatively ductile material? Ductile material कौन सा? अगर इनमें से देखा जाए माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, जिसके लिए इसको डक्टाइल मटेरियल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द योंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। योंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू क्या होगा, पूछा जा रहा है। द रेशियो ऑफ योंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। E इज इक्वल टू द 2g इंटू द 1 प्लस म्यू, ठीक है। अगर मुझे इसमें पूछा जाता है E इज इक्वल टू E बाई जी, योंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 2 इंटू 1 प्लस म्यू करेंगे। म्यू की वैल्यू दे के रखा है 0.2, सो 2 इंटू 1.2 तो वैल्यू हो जाएगा 2.4। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट विल बी द रिलेशनशिप यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस व्हेन पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। देखिए इस क्वेश्चन में दे के रखा है यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का, जब पॉइजन्स रेशियो दे के रखा है। देखिए हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू दे के रखा है, तो वैल्यू आएगा 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0.25 करेंगे तो 0.5 बच जाएगा। सो 0.5 इंटू 3 1.5 टाइम्स ऑफ के। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रेजिलियंस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स। क्या होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एरिया। देखिए अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की जो एरिया हम लोग को एज्यूम करेंगे, दैट एरिया विल बी नोन एज द टफनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। बस इतना ही बोलना था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा बाकी 35 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।